गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले न रुक सके। इसराइली अफवाज ने जबालिया, खान यूनस समेत कई इलाकों पर हमले करके मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमाद ने 5 रोज में 100 से जायद इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई अबहम नहीं होना चाहिए। अपने दौरा पेशावर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं, उनके फैसले पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त पीटीआई के मरकजी तर्जुमान मौसम भट्ट एडवोकेट ने दायर की है। केस की समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने की। कराची मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची की खुली फिजा में शहरियों का सांस लेना मुहाल और सेहत के लिए खतरा बन गया। आज छुट्टी के दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे शहर में पार्टिकुलेट मैटर तादाद 332 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब शहर कायद में फिजाई आलूदगी कंट्रोल करने के इकदाम न होने के बराबर हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश की गई, जिसके बाद लाहौर की स्मोक में कमी हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज सैयद इमरान के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 भी फैजपुर से रजाना तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद है। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 61 अफराद लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती पर सवार 86 से जायद मुसाफिरों में से 25 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया। कश्ती में सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गिम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। IOM के मुताबिक लीबिया में डूबने वाली कश्ती में सवार अफराद में बच्चे और खातीन भी शामिल थे। बचाए गए अफराद को हिरासती मरकज मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के दौर की 42 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज से अफगान जहाज की फंडिंग से मुताल्लिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। वाशिंगटन की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सदर जिमी कार्टर की जानिब से अफगान जहाज की फंडिंग करने के लिए अहम इकदामात पर मबनी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक के लिए खोल दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अमरीकी दस्तावेज की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि अमरीका में सदर कार्टर के दौर की सरकारी दस्तावेजात 42 साल बाद जारी की गई हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया में कोविड-19 और फ्लू के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद अमरीकी महकमा सेहत ने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 9 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 2449 अफराद कैलिफोर्निया के अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, जो पिछले महीने के मुकाबले में 40% ज्यादा है। दूसरी जानिब अफ्रीकी मीडिया का कहना है कि कोरोना केसेस में ये इजाफा मामूली है। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर आजम को आराम देने का गौर शुरू कर दिया।
टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को न्यूजीलैंड के साथ ले जाने की तजवीज दी। कमेटी मोहम्मद रिजवान को भी आराम देकर आजम खान को खिलाना चाहती थी, ताहम डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज की तजवीज पर दोनों कीपर्स को सीरीज में शामिल करने का फैसला किया गया है। शादाब खान को भी मुसलसल खराब परफॉर्मेंस पर स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इब्रार अहमद को स्पिन अटैक में उसामा मीर और मोहम्मद नवाज के साथ शामिल करने का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी। 450 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 89 रन पर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया ने मैच की दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का बड़ा हदफ दे दिया। ताहम हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में बैटिंग शुरू की तो 2 रन पर ही पहली विकेट गिर गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम की दूसरी विकेट 17 रन पर गिरी। कप्तान शान मसूद भी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा न कर सके और 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान का तीसरा नुकसान 19 रन के मजमूए पर हुआ जब इमाम उल हक ने महज 10 रन बनाकर ही पवेलियन की राह ली। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गजा की, जहां निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले ना रुक सके। इसराइली अफवाज ने जबालिया, खान यूनिस समेत कई इलाकों में हमले करके मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली अफवाज की जबालिया कैंप पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि कमाल उद्वान अस्पताल में बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर भी बुलडोजर चढ़ा दिए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हुए। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने इसराइली अफवाज की जानिब से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि रफाह में इसराइली बमबारी से फ्रांस का एक अहलकार भी जाँ बहक हो गया है, जो कि अपने साथियों और उनके अहले खाना के हमरा एक घर में पनाह लिए हुए था, जिसे बुध के रोज इसराइली फिजाइया ने अपनी बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले कर रहा है। हमास की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह की और मुताद्दिद सेहूनी फौजी हलाक किए। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी है, जिसके सबब बहीरा अहमर में हुजियों के 14 ड्रोन मार गिराए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हुजियों ने इसराइल से आने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाना चाहा था। उधर बरतानिया भी इसराइल की मदद में पेश है और बरतानवी जंगी जहाज ने भी बहीरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया। अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के दौर की 42 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी हैं। दस्तावेज से अफगान जहाद की फंडिंग से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। वाशिंगटन के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव के सदर जिमी कार्टर की जानिब से अफगान जहाद की फंडिंग के लिए किए गए अहम इकदाम पर मबनी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक के लिए खोल दिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अमरीकी दस्तावेज की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि अमरीका में सदर कार्टर के दौर की सरकारी दस्तावेजात 42 साल बाद जारी की गई हैं। इन दस्तावेजात से पता चलता है कि अमेरिका ने कार्टर दौर में ही CIA की फंडिंग से अफगान जिहाद की मदद शुरू की थी। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसमें सवार 86 में से 61 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लापता होने वाले 61 अफराद को हलाक करार दे दिया गया है। हुक्काम ने कश्ती में सवार 86 में से 25 अफराद को बचा लिया, जिन्हें हिरासती मरकज मुंतकिल करके तिबी इमदाद दी जा रही है। तारकीन वतन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी मुल्कों से था। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत कश्ती में सवार अफराद में बच्चे और खातीन भी शामिल थीं। कश्ती लीबिया के शुमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं होना चाहिए। अपने दौरे पेशावर के मौके पर गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं, उनके फैसले पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। गवर्नर ने पेशावर आने की दावत दी थी, उनकी दावत पर पेशावर आ गया हूं। इससे कबल पेशावर पहुंचने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गुलदस्ता पेश किया। जराये के मुताबिक शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी आज पेशावर में साबिक सूबाई वजीर जियाउल्लाह अफरीदी के साहिबजादे की तकरीब निकाह में शरीक होंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तजावुजात रजाकाराना तौर पर खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद तजावुजात से मुतालिक इकदामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सीसीपीओ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम इजलास में शरीक थे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुसूसी इजलास में इंसदाद तजावुजात के ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर और एसपीज को मुतालिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहर में रजाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत है। मंगल की सुबह से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई नरमी और रायत नहीं होगी। मोहलत खत्म होने पर लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट दूर करने के लिए तजावुजात का खात्मा जरूरी है। बेशतर मकामात पर तजावुजात ही ट्रैफिक जैम का बायस हैं। शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया। सीनियर वकील सरदार लतीफ खोसा की पीपल्स पार्टी से बरसों पुरानी रफाकतें खत्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरदार लतीफ खोसा ने लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मफाद में यह फैसला किया है। सच की आवाज शिद्दत से बुलंद करने के लिए पीटीआई में शमूलियत का फैसला किया। कहा, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे के सफर के आगाज की दावत देता हूं। पाकिस्तान के अवाम ही को मुक्तदर करना आइन की मुंतहा है। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है। जजेस के फराइज में है कि वो इंसाफ फराहम करें। कानून पर अमलदारी आइन की पासदारी करने वाला अम्र हो जाता है। तवक्को करते हैं कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। 25 करोड़ अवाम अदलिया की तरफ देख रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दरखास्त पीटीआई के मरकजी तर्जुमान मुअज्जम बट एडवोकेट ने दायर की है। केस की समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने की। अदालत ने गुज़श्ता रोज पीटीआई की इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की दरखास्त की समाअत में इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि यह कौमी इशू है, आप जिमनी दरखास्त जमा करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन की जो तारीख मुकर्रर है, इससे एक दिन ज्यादा या कम नहीं करेंगे। आज पीटीआई के वकील ने दरखास्त में तरमीम कर दी और नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। अदालत आलिया ने दरखास्त 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। 2 रुकनी बेंच पीर को 2 बजे दरखास्त पर समाअत करेगा। आम इंतखाबात 2024 के पेश नजर इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और अहदेदारों की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद की। डीआरओ की हिदायत के मुताबिक महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजिमीन इस्लामाबाद छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा डीआरओ की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स इस्लामाबाद में रहेंगे।
डी आर ओज और आर ओज की ट्रेनिंग मुल्क भर में शुरू कर दी गई है, जो 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स, 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,35,152 हो गई है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। 16 दिसंबर 2023 को वापस अफगानिस्तान जाने वाले 1,634 अफगान शहरियों में 377 मर्द, 325 खातीन और 932 बच्चे शामिल हैं। अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से रवानगी के लिए 66 गाड़ियां इस्तेमाल हुई, जिनमें 97 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरों की तरबियत दोबारा शुरू कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में आरओज और डी आर ओज की खिदमत हासिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल रुक गया था और आम इंतखाबात के मजीद इल्तवा की चहमगोइयां शुरू हो गई थी। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डी आर ओज और आर ओज की ट्रेनिंग मुल्क भर में दोबारा शुरू कर दी गई है। आर ओज की तरबियत 18 जबकि डीआरओज की तरबियत 19 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी आई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में 6ठे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया है। मसनूई बारिश के लिए खुसूसी जहाजों से केमिकल छिड़का गया, बादलों पर 48 फ्लेयर चलाए गए। फिजाई आलूदगी में कराची दुनिया भर में सर फहरिस्त है। शहर कायद का AQI 313 तक पहुंच गया। ढाका का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में कोलकाता का तीसरा नंबर है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 भी फैजपुर से रजाना तक बंद है। मोटरवे तर्जुमान ने बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक, जबकि मोटरवे M5 शेरशाह से गद्दू तक हद निकाह कम होने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान का कहना था कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया है। रोड यूजर्स ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करें। तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 46 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले तमाम 66 पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते थे। गिरफ्तार होने वाले अफराद मुख्तलिफ इंसानी एजेंटों के जरिए ईरान से यूरोप जा रहे थे। गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से है, जिनमें 26 का ताल्लुक पंजाब, 3 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 12 अफराद का ताल्लुक सिंध और 5 का ताल्लुक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों को इंचार्ज राहदारी गेट तफ्तान के हवाले कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी है। 450 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 89 रन पर पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया ने मैच की दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का बड़ा हदफ दे दिया। ताहम हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में बैटिंग शुरू की तो 2 रन पर ही पहली विकेट गिर गई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम की दूसरी विकेट 17 रन पर गिरी। कप्तान शान मसूद भी जिम्मेदार बैटिंग का मुजाहरा न कर सके और
2 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान का तीसरा नुकसान 19 रन्स के मजमूए पर हुआ जब इमामुल हक ने महज 10 रन्स बनाकर ही पवेलियन की राह ली। कौमी टीम को चौथा नुकसान बाबर आजम की सूरत में उठाना पड़ा। साबिक कप्तान सिर्फ 14 रन्स बनाकर ही चलते बने। विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद एक मरतबा फिर मिचेल स्टॉक का शिकार हुए और 4 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि सलमान अली आगा 5 रन्स बनाकर रन आउट हुए। फहीम अशरफ आउट होने वाले 7वें बल्लेबाज थे जो नेथन लायन की गेंद पर विकेट गिनवा बैठे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लायन ने टेस्ट करियर की 500 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। वो 500 विकेटें हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और टेस्ट की तारीख के 8वें बॉलर हैं। बाद आमिर जमाल 4 रन्स बनाकर नेथन लायन की गेंद पर बोल्ड हुए। साउथ शकील 24 रन्स बनाकर जोश हैजलवुड की गेंद का शिकार हुए, जबकि खुरम शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए। कबल अजीम खेल के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नामुकम्मल दूसरी इनिंग्स का आगाज 2 विकेटों के नुकसान पर 84 रन से किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ ने 43 और उस्मान ख्वाजा ने 34 रन के साथ चौथे रोज खेल का आगाज किया, तो कुछ ही देर में फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने 87 रन पर पाकिस्तान के लिए तीसरी विकेट हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में 360 रन से शिकस्त दे दी है। हार का तसलसल शाहीनों का बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में 360 रन से शिकस्त दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि शाहीनों की हार का तसलसल बरकरार है और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में 360 रन से शिकस्त दे दी है। अहम खबर है पर्थ से है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में 360 रन से शिकस्त दे दी है और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बर्तरी भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में 360 रन से शिकस्त दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 मैचों की टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है। उसमें पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जो है पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी है। 95 और 96 के बाद अभी तक जो है पाकिस्तान कोई भी टेस्ट सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सका और ये 15वां टेस्ट है लगातार जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हार चुका है। और जिस तरह हमने देखा जो कि रिसेंटली एशिया कप और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी बैटिंग की पाकिस्तान की टीम की, वही तसलसल जो है वो बरकरार है। टॉप ऑर्डर जो है बिल्कुल नाकाम नजर आया। जो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन जो हमने फर्स्ट इनिंग्स देखी पाकिस्तान की और सेकंड इनिंग्स देखी, दोनों में वो बॉल को किल कर रहे थे, डर डर कर बैट्समैन खेल रहे थे। जबकि अगर हम डेविड वार्नर की बैटिंग देखें, उन्होंने जो 164 रन की इनिंग्स खेली उसमें 16 चौके 4 छक्के शामिल थे। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको तेज खेलना पड़ेगा, आपको रन रेट 5 या 6 का रखने पड़ेगा। 450 का टारगेट अगर ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिया, हमारे पास 147 ओवर थे, 3 या 3.5 रन की एवरेज हमें हर ओवर में चाहिए थी। लेकिन दूसरी इनिंग जैसे ही शुरू हुई और पिच भी धूप निकल चुकी थी, पिच बैटिंग के लिए साजगार थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी उसको डिफेंडिंग अंदाज में खेलने के लिए गए और मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। 2 रन बनाए, शान मसूद ने 2 रन बनाए, इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हुए। 3 बैट्समैन जो है पाकिस्तान की टीम के सिर्फ वो डबल फिगर में दाखिल हुए। 7 जो बाकी खिलाड़ी हैं वो डबल फिगर भी अबूर ना कर सके। सरफराज अहमद जो कि पहली इनिंग्स में भी मिचेल स्टार्क का शिकार हुए, दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 4 रन बनाए और वो मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। और जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेज है हमारी टीम की, फहीम अशरफ को आप देखें, आप इसके साथ अगर आमिर जमाल को देखें, उन्होंने 6 विकेट ली लेकिन बैटिंग में उन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। खुरम शहजाद को देखें, शाहीन आफरीदी, हमें अर्ली ऑन विकेट चाहिए। टेस्ट मैच जो होता है वो अर्ली ऑन विकेट लेने से बनता है। हमारे बॉलर्स ना तो अर्ली ऑन विकेट निकाल पा रहे हैं, बाउंसी पिचेज हैं, फास्ट बॉलर के लिए साजगार है, लेकिन वो रिदम, वो एग्रेशन, वो पैशन नजर नहीं आ रहा हमारे बॉलर्स में। तो ये जो दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के दरमियान खेला जाना है, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फ्लैट पिचेज हैं, तेज पिचेज हैं, रिदम बनाना पड़ेगा। खुरम शहजाद को, आमिर जमाल को, शाहीन शाह अफरीदी को, हसन अली को स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था, हसन अली को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए था, मीर हमजा को चांस देना चाहिए था। यंग टैलेंट है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी दी है, मीर हमजा विकेट टेकर है, टॉप विकेट टेकर है डोमेस्टिक में, उनको चांस देना चाहिए था। लेकिन टीम डायरेक्टर की सोच और उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो समझ से बाला कर रहा है कि बात वो मॉडर्न डे क्रिकेट की करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है टीम की वो आपके सामने है। 90 रन पर पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। 5 दिन का जो टेस्ट मैच है उसका फैसला चौथे दिन में हो गया है। जी
حمزہ، اس دورے سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کی انتظامیہ بھی تبدیل ہوئی، کپتان بھی تبدیل کر دیا گیا، بابر اعظم سے یہ ذمہ داری واپس لے کر شان مسعود کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس شرمناک شکست کا ملبہ کس پر گرایا جائے؟ دیکھیں، جو وہ پری ڈپارچر پریس کانفرنس ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کی تھی اور شان مسعود نے بھی کی تھی، جو کپتان ہے پاکستان کی ٹیم کی، دونوں نے کہا تھا کہ ہم جیت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور ہار کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اور یہ جو ہار ہے اس کے ذمہ دار سب سے پہلے محمد حفیظ ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلیں گے۔ جو اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، اور دیکھیں کپتان چینج کرنے سے کبھی بھی ٹیم جو ہے وہ جیت نہیں حاصل کرتی، بلکہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے۔ سسٹم جو ہوتا ہے، سسٹم اس میں یہی سسٹم تھا جب 92 کی چیمپئن پاکستان کی ٹیم بنی، یہی سسٹم تھا جب 2009 کی T20 ورلڈ کپ میں یونس خان کی قیادت میں ٹیم ورلڈ کپ جیتی، 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی، سرفراز کیپٹن تھا۔ دیکھیں سسٹم یہی تھا، کپتان آپ نے چینج کر دیا۔ بابر اعظم ابھی ینگ کیپٹن تھا، اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا ٹیم کو، ابھی 5-6 سال وہ اور لیڈ کرتا۔ جس طرح کی پرفارمنس، ٹھیک ہے انہوں نے ورلڈ کپ میں ویسی پرفارمنس نہیں دی جس طرح کی فینس کو توقع تھی، جو 25 کروڑ عوام ہے، ان کے ایموشنز پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکے، لیکن بابر اعظم میں ایک لیڈرشپ کا رول ہے، ان میں ایک وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی لیڈرشپ لمبے عرصے تک کر سکتے ہیں۔ لیکن شان مسعود کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے پچھلے جو ٹیسٹ میچز کھیلے اس میں 14 سے 15 اننگز میں انہوں نے 2 ففٹیاں سکور کی ہیں، ان کی اپنی پرفارمنس بھی کوئی اتنی خاصی نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ۔ دیکھیں جو پریکٹس میچ ہوا اس میں پرائم منسٹر 11 کے خلاف انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی شان مسعود نے۔ دیکھیں ان کے سارے فرسٹ کلاس کے پلیئر اس میں شامل تھے، اور فرسٹ کلاس کے جو بولرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کے اگینسٹ آپ نے ڈبل سینچری سکور کی، اور آج جو یہ میچ کا فیصلہ ہوا ہے اور جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس میں ان کی ورلڈ کلاس بولنگ لائن اپ تھی، جو شیزل ووڈ تھے، پیٹ کمنس تھے، مچل مارش تھے، مچل سٹارک تھے، ان کے سامنے بیٹنگ کرتے ہاں پتہ چلتا فینس کو بھی، جو تنقید کرنے والے ان کو بھی۔ لیکن ہم نے دیکھا پہلی اننگز میں بھی انہوں نے 30 رن سکور کیے، ذمہ دارانہ باری کھیلنی چاہیے تھی لیکن نہیں کھیل سکے۔ اس کی جو یہ ہار کا جو ذمہ دار ہے یہ محمد حفیظ ہیں، انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ میں اس کی ذمہ داری قبول کروں گا، اگر ہم جیت جاتے ہیں اس کا کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے، اگر ہاریں گے تو سب سے پہلے میں جواب دوں گا۔ حمزہ تو یہ ان سے جواب لیں گے۔ حمزہ یہ بتائیے گا کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان ہے؟ جی دیکھیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ میر حمزہ جو ہیں ان کو شامل کیے جانے کا امکان ہے فہیم اشرف کی جگہ۔ دیکھیں وہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے، ڈومیسٹک میں بھی ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، اور لیٹ سوئنگ بھی کرتا ہے، آؤٹ سوئنگ بھی کرتا ہے، اور نئے بال کے ساتھ کرتا ہے، اور ہمیں ایسے بولر کی ضرورت ہے، اور وہ ارلی آن وکٹ نکال سکتا ہے۔ اور جب تک آپ ٹیسٹ میچ بنتا ہے ارلی آن وکٹ لینے سے، دیکھیں آج جس طرح آسٹریلیا نے ارلی آن وکٹس لی، پہلے 5-6 اوورز میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر کو انہوں نے لڑکھڑا دیا، 3 وکٹس انہوں نے لے لی، نیچے مڈل آرڈر پر پریشر آ گیا۔ تو جب تک ہم ٹاپ آرڈر کی ان کی وکٹیں نہیں لیں گے، جب تک ہم ارلی آن وکٹس نہیں حاصل کریں گے، تب تک ہم ٹیسٹ میچ میں اپنی پوزیشن سٹرونگ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ شرکپور شریف اور گردنوا میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو کھانا پکانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بچے اور بڑے ناشتہ کیے بغیر سکول اور دفاتر جانے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شرکپور شریف سے ہمارے نمائندے فضل قیوم خان سے۔ جی فضل قیوم، آگاہ کیجیے گا۔ جی شرکپور میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شرکپور میں گیس کی آنے اور جانے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ خواتین خانہ بہت پریشان ہیں۔ آئیے جانتے ہیں خواتین کیا کہتی ہیں گیس کی بندش کے حوالے سے۔ ہمارے شرکپور شریف میں گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں جو ہم گیس سلنڈر افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں کھانا بنانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمارے شرکپور شریف میں جو ہے نا ہمیں گیس اچھے طریقے سے مہیا کی جائے۔ ہم نا گیس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، صبح بھی اگر ہم کھانے کے لیے کچھ کریں تو گیس نہیں آتی، اور اوپر سے سلنڈر بھی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھو
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦੇਣ। गैस आती नहीं है और सिलेंडर इतना महंगा हम फोन नहीं कर सकते बच्चों को खाना कैसे बना के दे और बाज़ार से मंगवा के देते हैं बच्चों को। और आपकी बड़ी मेहरबानी आप गैस हमें फोल्ड करें। ख़वातीन का यही कहना है कि बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूलों में जाते हैं और बाज़ारी खाने खा खा कर बच्चे भी उकता चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस की बंदिश को फौरी ख़त्म करे। तहसील मीरपुर साखरो की यूनियन काउंसिल भंबोर में इटली और पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी के माहिरीन और सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से आलमी सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार का मकसद दुनिया को बताना है कि भिंभोर सिंध की 5000 साल पुरानी तारीख है। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद समून से, जो वहां मौजूद हैं। जी शाहिद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मीरपुर साकरो यूनियन काउंसिल बम्बोर और आसार कदीमा व अजायब घर जो इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है बम्बोर में। यहाँ पर इस वक्त जो सेमिनार आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट पाकिस्तान और इटली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट इटली के माहिरीन की जानिब से एक सेमिनार का इनकाद किया गया है। जो 10 साल या खुदाई चली गई है, उस खुदाई में क्या क्या निकला है, उस हवाले से जो है ना पब्लिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आइए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बम्बोर म्यूजियम के इंचार्ज, हमें उनसे बात करते हैं कि इस सेमिनार के हवाले से उनका मजीद क्या कहना है। आज की कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्कियोलॉजी एंटिक्विटीज़ डिपार्टमेंट के हवाले से रखी गई है आर्कियोलॉजिकल साइट बम्बोर पे। तो बम्बोर पे जो गुजरे पिछले 10 साल से जो इटालियन पाकिस्तान और इटालियन जॉइंट एक्सकेवेशन मिशन जो चल रहा है, डिगिंग का मिशन चल रहा है, उसमें क्या पाया है उन्होंने, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है एक्सकेवेशन में। और उसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आसपास के जो लोग हैं वो उन्होंने शिरकत की है। उनसे उनको एक अवेयरनेस मिलेगी कि हम अपने मॉन्यूमेंट्स को कैसे महफूज रख सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सकेवेशन के दौरान हमें जो चीज़ें यहाँ पर मिली है, वर्कशॉप आइवरी का और देबल बम्बोर का के हवाले से जो इटालियन टीम ने जो डिक्लेयर किया है कि नो डाउट इट इज़ अ बम्बोर। तो मतलब ये बम्बोर जो है उन्होंने इसको डेबल को बम्बोर डिक्लेयर किया है। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी यहाँ के इंचार्ज की। उनका कहना था कि सेमिनार का मकसद ये है कि यहाँ पे जो 10 साल खुदाई चल रही थी, उस खुदाई में क्या क्या निकले हैं और हम उनको कैसे अपने यहाँ पे महफूज बना सकते हैं। बम्बोर जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग फिर से मुल्क भर में शुरू कर दी गई है। जारी शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनिंग 19 दिसंबर 2023 को मुकम्मल कर ली जाएगी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान आरओज डीआरओज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सब्जियां, मसाला जात, आटा, गोश्त समेत तमाम फ्रूटों को अभी हाथ लगाना ख्वाब बनकर रह गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इस वक्त आम शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। मौजूदा हुकूमत भी आम आदमी को रिलीफ देने के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर हम बात करें चिश्तिया शहर में तमाम तर अशिया खुर्दनोश के हवाले से, तो तमाम तर अशिया खुर्दनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। सब्जियां जो है वो इस वक्त तकरीबन 150 से 200 रुपए किलो से कोई भी कम सब्जी जो है वो नहीं फरोख्त की जा रही। इसी तरह सब्ज मिसाला जात हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है महंगे हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें फ्रूट की जानिब, तो तकरीबन यहाँ पर 350 रुपए किलो सेब, इसी तरह 120 रुपए फी दर्जन केला और दीगर फ्रूट जो है वो भी आम शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होते जा रहे हैं। अगर रुक करें हम चिकन की कीमतों के हवाले की तरफ, तो यहाँ पर चिकन जो है इस वक्त 450 रुपए फी किलो और मटन जो है 1200 से 1500 रुपए में फी किलो जो है फरोख्त किया जा रहा है। चक्की वाला आटा जो है वो तकरीबन 5500 से लेकर 6000 रुपए में यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तमाम तरह अशिया खुर्दनोश जो है वो मुकम्मल तौर पर उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जब इस हवाले से यहाँ पर हमारी कुछ शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह कमी की जा रही है या डॉलर की कीमतों में जिस तरह कमी हो रही है, उसी तरह हमें जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि दोबारा बढ़ती हुई कीमतों को कम करके हमें जो है वो कुछ रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि हमारे लिए घर का चूल्हा जलाना जो है वो आसान हो सके।
हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत 14 रुपए कम कर दी गई है। इस हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीराज से। जी राज, आगाह कीजिएगा। महंगाई से सताई हुई आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए की कमी। इस हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, आइए जानते हैं। सर अच्छा लग रहा है, कुछ कम होना बेहतर है बजाय बढ़ने से, तो कुछ कम होगा तो उसमें फ़ायदा ही है हमारा, क्योंकि गाड़ी तो आप निकाल नहीं सकते जितनी महंगाई है, और रश में बाइक ही चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने पेट्रोल डलवाया है पूरे 14 रुपए की कमी के साथ, क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क पड़ सकता है? भाई इससे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 14 रुपए से कम से कम 150 रुपए हो लीटर पेट्रोल, तो फिर सब चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है। यार कोई समझ नहीं आता है, डालता है पता नहीं चलता है ये क्या सी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप ये आपका करके डालता है, सही पर नहीं डालता है। आपके कहने का मकसद ये है कि जो 14 रुपए की कमी हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, इसमें फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है, सीधी बात है, क्योंकि बढ़ाया भी इन्होंने ही है और कम भी यही कर रहे हैं। तो बात तो ये है ना कि जहाँ तो अपने पुराने रेट पे लेके आए ना, तो फिर तो समझ लगती है कि आवाम को कुछ फ़ायदा होगा, तो अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा। चलें, शुक्रिया हुकूमत का, 14 रुपये ही सही, कम तो किए। 150-200 बढ़ाने के बाद 70-80 रुपये, बल्कि 120-30 रुपये कम हो गए तकरीबन। मुनासिब भी है तकरीबन, मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है ना, हुकूमत वक्त ने तो मुनासिब किया है अवाम के लिए, लेकिन अल्लाह करे ये बरकरार रहे, तवक्को तो नहीं है। 14 रुपये से क्या फ़ायदा होना है, कम से कम 100 या 50 रुपये हो तब बात समझ में आती है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 14 रुपये आजकल चीज़ क्या है ये बताएं हम, बच्चे को दो तो वो नहीं लेगा 14 रुपये, तो ये तो पेट्रोल है जो मेन चीज़ है जिससे सारा निज़ाम चल रहा है, पेट्रोल पे ही चलता है ना आखिर। पेट्रोल बढ़ने से जो आप समझते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किन किन चीज़ों पर उससे असर होता है और आपके जो कारोबार पर कैसे असर पड़ता है? सर जी, पेट्रोल बढ़ गया तो समझिए कि हर चीज़ महंगी होगी, कारोबार पे भी असर पड़ेगा, वो ज़ाहिर है कारोबार डाउन होंगे, जो पेट्रोल बढ़ेगा हर चीज़ पे असर पड़ता है। पेट्रोल की कीमत कितनी हो तो तब जाके फ़ायदा मंद हो सकती है? पेट्रोल की कीमत कम से कम 150 रुपये लीटर हो तो तब बात समझ में आती है। पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से हमने अवामी रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की। अवाम का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम होंगी तो फ़ायदा होगा। कैमरा में निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम। एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर ने रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। डीसी राफे हैदर का कहना है शहर को तजावुज़ात से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर ने रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। डीसी राफे हैदर का कहना है शहर को तजावुज़ात से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर से खबर है, जहां निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। राफे हैदर ने रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। डीसी राफे हैदर का कहना है शहर को तजावुज़ात से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अहम खबर है, निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर ने रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। डीसी राफे हैदर का कहना है शहर को तजावुज़ात से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर ने रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। डीसी राफे हैदर का कहना है शहर को तजावुज़ात से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जमात इस्लामी ने तराजू इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में PP 169 में नाश्ते का एहतमाम किया। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच ने मेजबानी की। उनका कहना था हम इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाएंगे। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024
ترازو انتخابی مہم کے حوالے سے پی پی 169 میں ناشتے کی تقریب امیدوار پی پی 169 احمد سلیمان بلوچ نے میزبانی کی. ناظم انتخاب سید مستقیم معین، کمپین انچارج جہانگیر اثار، فیاض احمد فیض، جہانگیر اثار، قاری سلیم مفتی، عمر یونس، عبید الرحمان قندیل، میاں محمد اشرف، اعجاز احمد عالم، جاوید حسین، انور خان، حافظ عبداللطیف چودھری، اشتیاق محمد نواز، یاسین کمبو، میاں عظیم بوٹا، عبید الرحمان شہزاد، زاہد لطیف، حمد بٹ، رانا عبداللہ، زاہد لطیف کی شرکت. تمام سیاسی جماعتوں نے مشکل وقت میں عوام کے ساتھ سماجی فاصلے رکھے. علاقہ میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوشش کی ہے. بنو قابل کے ذریعے علاقہ کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ عوام کے درمیان رہے ہیں. عوام کے مسائل پر آواز بلند کی ہے. سیلاب زدہ علاقے میں خدمت ہو، کرونا میں عوام کی خدمت ہو یا غزہ مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی ہو، ہمیشہ کوشش کی ہے. احمد سلیمان بلوچ. لاہور باغبان پورہ کے علاقہ میں کار پر فائرنگ سے 4 افراد کی ہلاکت اور 3 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے. ڈی آئی جی آپریشنز کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا. ملزم سلمان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کے چھاپے جاری ہیں. کار پر فائرنگ کرنے کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے. مزید معاملہ کیا ہے، تفصیلات جانتے ہیں وسیم صابر سے. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ بغبان پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر شادی کی تقریبات سے نکلنے والی فیملی کی کار پر فائرنگ کرنے والے سلمان کو تاحال بغبان پورہ پولیس تلاش نہیں کر پائی. میں بتاتا چلوں کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ سلمان کی شادی ہوئی تھی جو ہے وہ کرن نامی لڑکی کے ساتھ، جو کہ 2 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی اور اپنے گھر میں یہ زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن سلمان کو اس بات کا رنج تھا کہ کرن اپنے کسی کزن کے ساتھ جو ہے وہ شادی پر جا رہی ہے فیملی کے ہمراہ، اور اس نے جو ہے وہ لاہور میں ہی بغبان پورہ کے علاقہ میں شادی ہال کے باہر جو ہے وہ وہاں پر گھات لگا لی. اور جیسے ہی تمام فیملی کار کے اندر بیٹھی تو اس نے گولیوں کی برسات کر دی، جس میں 4 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور 3 افراد جو تھے زخمی ہوئے، جن میں خواتین بھی شامل تھی. ملزم وہاں سے فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کلیئر کر لی ہے. اس میں نظر آ رہا ہے کہ سلمان فائرنگ کر رہا ہے، لیکن اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کوہ نور نیوز نے بھی حاصل کر لی تھی اور ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح سے وہ گولیوں کی بوچھار کر رہا ہے گاڑی کے اوپر، جس میں 4 افراد ہلاک ہوئے اور 3 افراد زخمی ہوئے، جس کا باقاعدہ نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت آئی جی پنجاب نے لیا اور ڈی اے جی آپریشن کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا. اور اس وقت جو ہے وہ لاہور سے ٹیمیں فیصل آباد اور لاہور کے اندر و دیگر علاقوں میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری ہے، کیونکہ فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل اور 3 کو زخمی کر کے فرار ہونے والا ملزم جو تھا وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا. لیکن پولیس اس کا تعاقب کر رہی ہے. موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور سلمان کی فیملی جو تھی اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے تاکہ سلمان جو ہے وہ پولیس کے آگے پیش ہو جائے. لیکن ڈی ایس پی بغبان پورہ اور متعلقہ پولیس کا کہنا ہے کہ سلمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. 4 افراد کی ہلاکت کے بعد جو ہے وہ علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور ان کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے. اور زخمیوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ مقامی اسپتال میں اس کا علاج معالجہ جاری ہے، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ شدید زخمی ہونے والوں کی جو حالت ہے وہ بھی خطرے میں بتائی جاتی ہے، کیونکہ گولیاں جو ہے وہ دل پر لگی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے راہگیر تھے جن کو گولیاں لگی جو معمولی زخمی ہوئے تھے، جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ مرم پٹی کروا کے گھر چلے گئے. لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ شادی ہال سے باہر نکلتے ہی ملزم نے فائرنگ کی اور 4 افراد کو ہلاک کر دیا اور 3 کو زخمی کر دیا، جن میں خواتین اور بچی بھی شامل تھی. تاحال جو ہے وہ پولیس ملزم کی تلاش میں جگہ جگہ اس وقت چھاپے ماری ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کی خاص کر موبائل فون کا ڈیٹا حاصل کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور فیصل آباد میں ریڈ کر رہی ہے. جی وسیم، شدید زخمی ہونے والے افراد کی تعداد کتنی ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں 3 جو ہے ان میں خواتین بھی شامل ہے. 3 افراد جو ہے وہ اس وقت شدید زخمی اور مقامی اسپتال میں ہے. اور ڈاکٹر سے جب میری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں بتائی جاتی، کیونکہ فائرنگ جب ہوئی تھی تو ایک خاتون کے جو ہے وہ سینے پر فائر لگا تھا، ایک کی کمر پر فائر لگا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ بھی ابھی خطرے میں بتائے جاتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے وہ 4 افراد کا پوسٹ مارٹم جاری ہے. 3 افراد جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہے. ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور پولیس نے جو ہے وہ ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर ने किरायों में कमी ना की। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी होने के बावजूद भी किराया कम ना किया जा सका है। अहम खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में अवाम को दिए जाने वाला रिलीफ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अवाम तक ताहाल मुंतकिल नहीं किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी की गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के असरात मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कमर कस ली है और ऐसी गाड़ियां जिन्होंने किराए कम नहीं किए हैं उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। तमाम इजला के सेक्रेटरी आरटीएज ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी की खुसूसी हिदायत पर मीटिंग भी की है ट्रांसपोर्टर से और उन्होंने जो है वो यकीन दहानी कराई है कि हमने अपने किराए कम भी कर दिए हैं, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब की हिदायत पर रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन ने एमएमपीआई मोहम्मद इकबाल की निगरानी में मोटर व्हीकल एग्जामिनर के साथ टीमें भी तश्कील दे दी हैं, जो लाहौर के तमाम बस अड्डों की चेकिंग भी कर रही हैं और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए नामे भी चश्मा करवा दिए गए हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन खुद बस अड्डों के दौरे कर रहे हैं और मुसाफिरों को रिलीफ देने के लिए उनकी टीमें भी मुतहर्रिक हैं। जिन ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए उनके खिलाफ महकमे ट्रांसपोर्ट की टीमें उनको भारी जुर्माने भी आयद कर रही हैं और उनको थाने में बंद भी करवा रहे हैं। अगर हम बात करें किरायों की, तो लाहौर से कराची का किराया 6600 रुपए से कम करके 6300 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से भावल नगर का किराया 1750 रुपए से 1650 रुपए, लाहौर से साहिवाल का किराया 1300 रुपए से 1200 रुपए, लाहौर से पेशावर का किराया 2600 रुपए से 2500 रुपए, लाहौर से मरी का किराया 2600 से 2500 रुपए कर दिया गया है। इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का भी अहम किरदार है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तब से ही अपने तमाम सेक्रेटरी आरटीएस को मुतहर्रिक कर दिया गया है। इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने शिकायत सेल नंबर भी मुतारफ करवा दिया गया है, जिसमें 03210980 पर जो है मुसाफिर जायद किराया वसूल करने की शिकायत दर्ज करवाएंगे, जिस पर महकमा ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर हरकत में आएगा और उस गाड़ी को जो है वो थाने में बंद करवा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने इत्तफाक टाउन मंसूरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी किया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त मलिक सैफुल मलूक खोखर के साथ मौजूद हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त हमारे साथ मलिक सैफुल मलूक खोखर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इलेक्शन जो है होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां कर रही है मुस्लिम लीग नून। अभी इलेक्शन हुए नहीं है और इन्होंने तरक्याती कामों के जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं, डिस्पेंसरियां, सड़कें और अपने घर में जो है वो हॉस्पिटल का भी ऐलान किया है। क्या कहना है, इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आपने कहा है वो आपने ठीक कहा, लेकिन सड़कें और बन नहीं रही। हमने वादे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये सड़कें, डिस्पेंसरियां, स्कूल जरूर बनेंगे। वो मैं इसलिए वादा कर रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह, इसलिए कि मेरा कैद मियाँ मोहम्मद वाशिद जब भी आए हैं रोडों के जाल बिछे हैं, स्कूल बने हैं, डिस्पेंसरियां, हॉस्पिटल बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बड़े शौक से बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो मेरे भाइयों ने कहा है इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा सर, ये देराना मुतालबा इनका जगह भी पड़ी है, स्कूल की बात हुई, अब आप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो क्या वादा करते हैं कि कब तक वो मुकम्मल कराएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होती है हम इसको इस प्रोसेस को शुरू कर देंगे। बल्कि मेरे भाई ने मुझे बताया, फाइल मैंने बनाई थी 2017-18 में, वो ढांचा भी बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। अच्छा सर, आप सदर मुस्लिम नून लाहौर भी हैं, तहरीके इस्तेकाम के साथ आप जो है वो सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे थे, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस्तेकाम पाकिस्तान की, मैं तो कहता हूँ हर जमात के साथ, चाहे पीटीए कोई, सबको इस वक्त मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े वाला वक्त नहीं है। पाकिस्तान के में सख्त नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त कर सके, जो होगी पाकिस्तान की वही काफी है। जी ये कहना था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर लाहौर है
کہ ہمیں جو ہے مل جل کر کام کرنا ہے اور کوئی بھی ہو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہے. ترقی کرے ملک, یہی جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.